नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खास मुलाकात में। मैं हूं आपके साथ लिली और आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं शेर सिंह राणा, जो कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के संस्थापक हैं। शेर सिंह राणा जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, ये एक अपने आप में बहुत ही हैवी नेम है, तो सबसे पहले तो आपसे ये जानेंगे कि इस नाम को रखने के पीछे अपने क्या कुछ सोच रही आपकी? देखिए, ये जो पार्टी है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, ये उन लोगों की पार्टी है जो अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो भी लोग अपने देश से प्रेम करते हैं वो लोग इसमें शामिल हों, और जो देश की जो मुख्य प्रॉब्लम्स हैं, जो मुख्य समस्याएं हैं, उसको ख़त्म करने के लिए इस पार्टी के साथ जुड़ें। क्योंकि कोई भी जो देश में मौजूदा इस समय जो पार्टीज़ हैं, क्या है कि दो तरह के मुद्दे हमेशा देश में होते हैं। तो एक होता है निजी प्रॉब्लम से रिलेटेड मुद्दे, और एक होते हैं जो राष्ट्रीय लेवल के मुद्दे होते हैं या कंट्री से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, जैसे कि उसमें जैसे पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है या वर्ल्ड वाइड जो रिलेशन है, तो वो जो व्यक्तिगत जो प्रॉब्लम्स हैं उनको प्लस जो वर्ल्ड वाइड जो मैटर्स हैं उनको दूर करने के लिए इस पार्टी को हमने बनाया। क्या है कि हमारी जो देश की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो मुझे महसूस होती है, वो है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के कारण क्या है? जातिगत आरक्षण। जातिगत आरक्षण के कारण क्या है कि सही व्यक्ति सही जगह पर नहीं बैठ रहा है। ये बहुत सही बात आपने कही कि आरक्षण एक ऐसा कहेंगे कीड़ा है जिसने देश को जो युवा देश में बन रहे हैं आगे, वो उस लेवल के नहीं निकल रहे हैं जो कि आने चाहिए। देश की सबसे समस्या क्या है? देश की सबसे बड़ी समस्या है कि सही व्यक्ति सही कुर्सी पर नहीं बैठ रहा है। अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पे राफेल विमान बनाना है अपने देश में, भाई दो चीज़ें हैं, या तो आप विदेश से खरीदेंगे या तो अपने देश में बनाएंगे। देश में आप कैसे बना पाएंगे जब आप 40 नंबर वाले को ज़बरदस्ती साइंटिस्ट बना देंगे DRDO का? आप जो है अच्छे डॉक्टर्स कैसे पैदा कर पाएंगे जब आप ज़बरदस्ती 40 नंबर वाले को एम्स में कहेंगे कि आप डॉक्टर बन जाइए? या आप ये कोशिश करेंगे कि ये इसके 35 ही नंबर हैं, इसको इंजीनियर बनाकर और ये बड़ा अच्छा फ्लाईओवर बनाए या बढ़िया रोड्स बनाए? वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपने गलत व्यक्ति को गलत जगह पर बैठा दिया। तो चाहिए, देश की अगर तरक्की चाहते हैं आप दिल से, तो सही व्यक्ति को सही कुर्सी पर बैठाने की जरूरत है, और वो तभी संभव है। आपको मैं बीच में रोकना चाहूंगी, जैसा आपने कहा कि सही व्यक्ति को सही जगह पर बैठाने की जरूरत है। आधा भ्रष्टाचार तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है जो आपने कहा कि आपने ये जो पार्टी बनाई है उसका मकसद ये है कि जो व्यक्ति सही है उसको सही जगह पर होना चाहिए। आज जो हमारा युवा है वो कहीं ना कहीं क्रोधित भी है, उसके अंदर एक आक्रोश है, और शायद उस आक्रोश की वजह, क्या आप उस आरक्षण को मानते हैं? देखिए, बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि मेरा ये कहना है कि इस धरती पर आने के बाद जब बच्चा बचपन से पढ़ाई करता है तो उसके माता पिता डेली उसको बोलते हैं कि भाई आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आएँ और आप एक अच्छी जॉब आपको जीवन में मिले। लेकिन आप ये बताइए कि एक बच्चा अपने जीवन में 15 साल 20 साल पढ़ाई करके मेहनत करता है रात दिन, और लास्ट में उसको ये पता चलता है कि भाई भले ही आप 100 में से 100 नंबर ले आए हो, आपको नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, वैश्य हैं, या आप अल्पसंख्यक समाज के हैं। तो आप बताइए ना कि उसके पूरे जीवन की अगर मेहनत को आप ऐसे नष्ट कर देंगे, तो बड़ी सीधी सी बात है कि उसको गुस्सा आना स्वाभाविक बात है, और उससे देश भी पिछड़ता है। क्योंकि वो क्या है, एक एलिजिबल पर्सन था, उसमें से बहुत सारे व्यक्ति हमारे जो भाई हैं वो विदेश चले जाते हैं। आपको बता दूं, नासा के अंदर हैवी परसेंटेज के अंदर जो है वो इंडियंस हैं। तो क्या है कि वही व्यक्ति, देखिए, एक आदमी को आपने यहाँ पे 40 नंबर पे DRDO का साइंटिस्ट बना दिया, और एक 80 नंबर वाले को आपने रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्ट होने के बाद वो चला गया मान लीजिए अमेरिका, और अमेरिका ने उसको अपने यहाँ साइंटिस्ट बना लिया। तो जो चीज़ वो बनाएगा ना, 5 साल के बाद इंडिया उसको 10 गुना रेट पे वहीं से खरीद के लाएगी, जबकि वही व्यक्ति
इंडिया में भी वो चीज़ बना देता अगर उसको सही समय पर वो कुर्सी पर बैठा दिया जाता। आपकी सोच जो आपने बात कही, मुझे नहीं लगता कि कोई भी युवा इस तरीके की सोच के साथ एक पार्टी का निर्माण करता है। आपने एक बहुत ही अच्छे कॉज के लिए इस पार्टी का निर्माण किया है और नाम भी आपने बहुत अच्छा रखा है, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी। इसीलिए हमने इसका नाम राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी रखा। कितना समय हो गया इस पार्टी को बने हुए? ये अभी रजिस्ट्रेशन के लिए ये गई हुई है और मोस्ट प्रोबेबली इसका रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी हो जाएगा और अगर हो जाता है तो इस जो कमिंग अभी लोकसभा चुनाव है इसमें भी पार्टिसिपेट किया जाएगा। अभी जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है वो सिर्फ वेस्टर्न यूपी और हरियाणा में काम करेगी फर्स्ट स्टेज पर, और जब लोगों का साथ प्यार मिलेगा और जब कुछ कामयाबी मिलेगी तो फिर हम इसको धीरे धीरे जो है पूरे उत्तर प्रदेश में भी इसको आगे बढ़ाएंगे और बिहार में और दूसरे राज्यों में भी प्रयास। अभी जो आपकी पार्टी में जितने भी युवा जुड़े हैं या जो भी लोग आपके साथ जुड़े हैं वो किस तरीके के लोग हैं? क्या सिर्फ युवा आपके साथ जुड़े हैं या और लोग भी हैं? देखिए, इसमें हर वर्ग और हर तरह के लोग जुड़ रहे हैं पार्टी से और विशेषकर युवाओं का ज़्यादा इसमें मैं कहूँगा कि बढ़ चढ़ के वो हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ हमारी एक लाइन है पार्टी की। हमारी लाइन ये है, हमारा ये कहना है कि जो जनरल कास्ट है उसके साथ हमेशा अन्याय होता है, जो देश का अल्पसंख्यक है उसके साथ हमेशा अन्याय होता है। दोनों की प्रॉब्लम सेम है, दोनों के बच्चों को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, दोनों को नौकरियां नहीं मिलती, दोनों को कोई भी किसी भी तरह का जो गवर्नमेंट स्कीम है उसका कोई लाभ नहीं मिलता। तो हमारा प्रयास ये है कि ये दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और ये जब दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो ये लोग 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन का हिस्सा है। तो क्या प्रयास रहेगा आपकी पार्टी का? अभी बहुत कम समय हुआ, अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है, आपने काम करना तो शुरू कर दिया है, तो आपका क्या प्रयास रहेगा कि जो आगे आने वाले लोकसभा चुनाव हैं उसमें आपका जो एक जिसको कहते हैं आपकी पहचान, वो चीज़ बन जाए जो आप चाह रहे हैं? देखिए, हमारा काम है जीवन के अंदर एक पॉजिटिव प्रयास करना। मुझे पूरा विश्वास है कि हमें इसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि ये देश के लिए और समाज के लिए एक अच्छा काम हम कर रहे हैं और यही रीज़न है कि लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है। अभी परसों भी हमने शामली में एक बहुत अच्छा और बड़ा प्रोग्राम किया जिसमें पुलवामा अटैक में जो हमारे शहीद हुए जवान उनको श्रद्धांजलि देने का था। कई हज़ारों की संख्या में वहाँ पे लोग शामिल थे, हिंदू और मुसलमान शामिल थे उस कार्यक्रम में, और ऐसे ही हमारे लगातार प्रोग्राम चलते हैं। चंडीगढ़ में हमारा जो प्रदेश कार्यालय है हरियाणा का, उसकी ओपनिंग है 10 तारीख को, ये जो कमिंग 10 मार्च को। तो अभी तक सबसे पहले हम जिला मुख्यालय खोल रहे हैं जो कि अभी मेरठ में, बुलंदशहर में, गाज़ियाबाद में खुल चुके हैं, और मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, आगरा 10 दिन के अंदर यहाँ पर भी पूरी जिला कार्यकारिणी के साथ जिला मुख्यालय ओपन हो जाएंगे। रिस्पांस किस तरह का आपको लग रहा है अभी, जिस तरह से अभी नया देखिए ना, रिस्पांस तो मैंने आपसे बताया कि विद इन 2 मंथ्स भी नहीं हुए होंगे, 2 महीने के अंदर हर जिले में ऑफिसेस खुलने की तरफ हैं। पूरा एक जिला कार्यकारिणी रेडी है। जो देखिए क्या है, पूरी एक कमेटी होती है जो वर्किंग करती है, क्योंकि अकेले तो ये एक झंडा बनाने का प्रयास है, अकेले कोई भी व्यक्ति नहीं बना सकता। तो सब लोग, लेकिन क्या है, किसी व्यक्ति को पहले एक आगे पहल करनी पड़ती है, वो पहल मैंने की है, लेकिन बहुत सारे लोगों का जो सहयोग है वो इसमें चाहिए और सहयोग मिल रहा है। यहाँ तक कि आप मानिए कि अमेरिका तक से मेरे पास फ़ोन आते हैं और वो आर्थिक रूप से भी सहयोग करने के लिए मुझसे बोलते हैं। तो अभी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो मुझे विश्वास है कि हर तरीके से हमें लोगों की हेल्प मिलेगी, क्योंकि देखिए ये जो पार्टी है ये जनरल कास्ट की और अल्पसंख्यक की आवाज़ रखने वाली पार्टी होगी विधानसभा और लोकसभा के अंदर, क्योंकि कोई भी हमें या हमारी बात को रखने के लिए रेडी नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि यहाँ पे सीधी जो मैंने आपसे बताया, यहाँ पे 2 तरह के बातों को लेकर राजनीतिक पार्टियाँ काम करती हैं। एक होते हैं, देखिए, नेशनल मुद्दे। नेशनल मुद्दों की अगर हम बात करें, अगर हमारी पार्टी होती, आज मान लीजिए हम
भारत सरकार का हिस्सा होते या भारत सरकार होते तो हम इस बात की वेट ना करते कि हमारे 40 जवान जब शहीद होंगे तब हम उसको जो टेररिस्ट का जो कैंप है उसको नष्ट करेंगे। हम मेरे जैसा इंसान प्रधानमंत्री होता तो मैं अपनी एजेंसी से बोलता कि जब भी आपको पता चलेगा कि भाई पाकिस्तान में या कहीं पर भी हमारे खिलाफ कोई गलत कार्रवाई करने के लिए सोच रहा है, आप उसको पहले ही नष्ट कीजिए, क्योंकि आपको बाद में भी तो नष्ट करना है ना। वही सर्कमस्टेंसेस या वही प्रॉब्लम्स, वही साधन आपके पास बाद में भी यूज़ करने हैं। तो अपने लोगों को बचाने के लिए आप पहले से ही कार्रवाई कीजिए, है ना। वही समझदारी भी है। देखिए क्या है कि अभी मेरे को बहुत थोड़ा सा, अभी ये बात ये आज हम नहीं बोल सकते, बट आप देखेंगे कि हर न्यूज़ चैनल जो है लोगों को दिखा रहा है, लोग झंडे लेकर सड़क पे जा रहे हैं और बहुत खुश हैं। खुश होना स्वाभाविक बात है, खुश होना चाहिए, बट आप मुझे ये बताइए, ईश्वर ना करे थोड़े दिन के बाद, क्योंकि आपने जो टेरर कैंप हैं वो ख़त्म कर दिए, अभी 2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर कोई अटैक कर देंगे। ऐसा तो है नहीं कि ये परमानेंट ख़त्म हो गया। आपको परमानेंट सॉल्यूशन देना है ना देश को, उसका सॉल्यूशन ये है परमानेंट सॉल्यूशन कि आपको अब इस बात के लिए वेट नहीं करना चाहिए कि नेक्स्ट अटैक कब करेगा कोई आदमी। जब अगर हमें मान लीजिए जैसे अभी एक कैंप समाप्त कर दिया, ऐसा नहीं है कि वही कैंप था, सपोज कीजिए 1 महीने के बाद, क्योंकि जो मेन लोग हैं, अजहर मसूद है वो थोड़ी ना मरा, या हाफिज सईद है वो थोड़ी ना मरा, भाई आपने टटपूंजिए जो थे वहाँ पे उनको मार दिया। अभी अजहर मसूद तो जीवित है ना, 2 महीने बाद फिर 500 लोग तैयार कर देगा, हाँ फिर 500 लोग तैयार कर देगा। तो अगर आप वेट करेंगे कि भाई वो 500 लोगों में से दोबारा से हमारे किसी सैनिक साथी को शहीद करेगा और फिर उसके बाद हम अटैक करेंगे, तो हम जैसा आदमी होगा, हमारी पार्टी होगी, तो हम वो टाइम नहीं आने देंगे, हम पहले ही उसको ख़त्म करेंगे। और जब तक अपना कार्रवाई जारी रखेंगे, जब तक अजहर मसूद जैसे लोगों को, हाफिज सईद जैसे लोगों को ख़त्म नहीं कर देंगे, उनकी किलिंग होनी चाहिए। मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूँ, अमेरिका ने जैसे बिन लादेन को हत्या करी, ऐसे ही इंडियन गवर्नमेंट को उनको मारना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान में कहीं पर भी हों। उसके लिए मैंने अभी पीछे बयान भी दिया था, हमारे जैसे लोग देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं। मेरे जैसे बहुत सारे युवा, बहुत सारे लोग, फोर्सेस के अंदर भी बहुत सारे ऐसे हम तो आप ऐसे लोग होंगे संगठित करके नहीं, मैं देखिए, मैं क्योंकि मैं तो एक इंडिविजुअल पर्सन हूँ अभी, मैं किसी, लेकिन मैं आपको अपना माइंड बता रहा हूँ कि अगर मैं सरकार का हिस्सा हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हूँ, तो मैं इसमें जरा सी भी फिर तो देखिए सरकारी जो मैं तो एक सरकारी आदमी होगा तब तो मेरे पास पूरी फोर्सेस है, पूरी एजेंसी, उसी में से हम बताएंगे भाई इनको आप ख़त्म कीजिए, है ना। तो मेरा कहना है कि पहले ही ख़त्म कीजिए, वेट मत कीजिए अपना नुकसान होने का। जीत हमेशा उसकी होती है जो दूसरे के घर पर जाके लड़ाई करता है। जो अपने घर पर लड़ाई लड़ते हैं हमेशा लॉस में रहते हैं, क्योंकि अगर आपके घर में कोई दुश्मन घुसा, आपने उसको मार भी दिया, तो मारने के बाद गोली मार दी, ब्लड ज़मीन पर गिरा ना, उसकी जब डेड बॉडी उठा के फेंकोगे तो पोछा तो लगाना पड़ेगा आपको, तो मेहनत तो करनी पड़ी ना। और उसी के घर पे ही जाके मार देते तो पोछा भी उसके घर वाले लगाएंगे और कहानी भी खत्म होगी। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि अपने घर में नहीं, उसके घर में घुस करके मारना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक वीर वाली सोच जो है, तो ये आप अपनी पार्टी के अंदर भी मुझे लगता है लाने की कोशिश करेंगे। ये तो मैंने ये मेरी इंडिविजुअल सोच है, लेकिन हमारी राजनीतिक पार्टी भी इसी सोच के साथ चलने वाली है। और हमारा सीधा सा ये कहना है कि अपने दुश्मनों को पहले ही आप ख़त्म कीजिए। नुकसान होने के बाद अगर आपने बदला लिया तो उस नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती हो। कभी वो जो हमारे जो 40 जवान शहीद हो गए, उनके घर पर जाके आप पूछिए, उनके माता पिता बीवी को कितना कष्ट होगा, क्या वो वापस तो नहीं आ सकते? यही कार्रवाई पहले हो जाती तो वो दिन ही ना देखना पड़ता उनको। अभी भी मेरी रिक्वेस्ट है और पूरे देश को इस चीज़ में भारत सरकार का साथ देना चाहिए कि वी आर विद यू, आपको जो कार्रवाई करनी है कीजिए, बस हमें रिजल्ट ये चाहिए कि कोई हिम्मत यहाँ पर अटैक करने की ना करे। आज लेकिन देश का हर युवा जो है पूरी तरह से जागृत है और वो जाने को भी तैयार है।
मतलब वो आगे बढ़ कर के लड़ाई लड़ने की क्षमता भी रख रहा है। तो यदि आपकी पार्टी में इस तरीके के जज्बे वाले लोग जुड़ते हैं तो देखिए क्या है कि मैं कभी भी हम कभी अनप्रैक्टिकल बात नहीं कर सकते। देखिए ये एक सिस्टम है ना। हम एक राजनीतिक पार्टी हमारी है, वो जो राजनीतिक पार्टी का काम करने का तरीका है वो तो देखिए उसी तरीके से करेगी। वो चुनाव लड़ेगी, चुनाव में लड़ने के बाद जीतेगी, सरकार का हिस्सा बनेगी या तो सरकार बनेगी खुद, है ना। और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उसमें चेंजेस करेगी देश की अच्छाई के लिए। ये एक पॉलिटिकल पार्टी का काम है जो हमारी पार्टी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी करेगी। ये जो आप बोल रहे हैं कि ये तो इंडिविजुअल सोच है, लेकिन देश का ये सौभाग्य है और मुझे बहुत गर्व भी महसूस होता है कि मैं एक भारतीय हूँ। और लोग मतलब आप देखते होंगे सड़क पे भी सोशल मीडिया वगैरह पर भी कि वो ये बोलते हैं कि भाई चाहे कुछ भी परिणाम हो बट हम बार बार के अटैक्स से परेशान हो चुके हैं और हमें कुछ फाइनली कुछ करना चाहिए। तो जब एक आम इंसान, एक देश का आम नागरिक को कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो सभी तरह के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको फेस करने के लिए रेडी है, तो गवर्नमेंट क्यों घबरा रही? भाई उनको भी नहीं घबराना चाहिए जब पब्लिक उनके साथ है। उनको जो है आगे आके और उस देश को और उस देश में जो गलत लोग मौजूद हैं उनको कड़ाई के साथ सबक सिखाना चाहिए। चाहे वो कश्मीर के टेररिस्ट हो, चाहे वो पाकिस्तान में मौजूद टेरर कैंप हो, उनको नष्ट करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही। आपकी सोच जो है वो वाकई में बहुत अच्छी है और इस सोच के साथ मुझे लगता है आपके साथ जो है एक हुजूम पूरी तरह से जुड़ने वाला है और लोकसभा चुनाव में भी आने वाले समय में आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। एक बहुत ही पर्सनल सा सवाल है, फूलन देवी हत्याकांड और शेर सिंह राणा, ये दो नाम एक साथ पूरे एक रात में उसने आपको जो है पूरे वर्ल्ड मीडिया में जो है आगे ले आई। वो दिन आपकी ज़िंदगी में किस तरह का एक एहसास लेकर आया और उसके बाद जब आप जेल में रहे, आपने जेल डायरी भी लिखी, तो क्या कुछ रहा? एक लेखक भी आपके मन में उस दौरान पनपा या वो पहले से ही था? देखिए जो फूलन देवी का एपिसोड है जी, उसमें 2001 में वो आरोप मुझ पर लगा और तिहाड़ जेल मुझे भेजा गया। उसमें वो अभी मेरी हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में दिल्ली के उसमें पेंडिंग है वो अपील। तो इसमें उससे ज़्यादा मैं उसमें नहीं कुछ बोल पाऊँगा क्योंकि देखिए कोर्ट जो है धरती पर भगवान का रूप है, तो भगवान जो फैसला करेंगे वो हमें मंजूर होगा। तो इसलिए उनके फैसले में मैं कोई इंटरप्शन करूं ये तो बहुत ख़राब बात हो जाएगी। तो इसलिए वो जो भी फैसला आएगा वो तब आपको मालूम पड़ेगा। जेल में रहने के दौरान सन 2004 में मुझे ये मालूम पड़ा था वहाँ पे रहने के दौरान कि हमारे जो आखिरी भारतीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी हैं उनकी समाधि अफ़गानिस्तान में है और उस पर जूते चप्पल मारकर उसको अपमान किया जाता है। तो तब मैंने ये फ़ैसला किया, मेरे को जब चिढ़ाया गया जेल में रहने के दौरान तालिबानी आतंकवादियों ने कि आपके देश में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि अफ़गानिस्तान चला जाए, तो ईश्वर ने मेरे मुंह से ये निकलवाया कि मैं जाऊंगा। और बाद में परिणाम ये हुआ कि मैं वहाँ पर गया अफ़गानिस्तान, तिहाड़ जेल से एस्केप होके। सबको मालूम है कि तिहाड़ जेल की सबसे बड़ी एस्केपिंग जो है वो 2004 में मेरे द्वारा की गई। और तिहाड़ जेल से निकलकर संजय गुप्ता के नाम से फिर मेरा पासपोर्ट बना, बांग्लादेश दुबई होते हुए मैं अफ़गानिस्तान पहुंचा और अफ़गानिस्तान में गजनी के पास एक जगह थी देयक, वहाँ पे उनकी समाधि थी मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान जी और चंद्र बरदाई जी की। उसको मैंने खोदा, पहले तो बहुत कई बार मेरे को अपना जीवन भी बस ख़त्म ही हो गया था एक बार तो, लेकिन ऊपर वाले ने बचाया जी। और एट लास्ट उसको खोदकर मैं वापस हिंदुस्तान लेकर आया। आपकी मदद किसने की उस वक्त? आपके साथ कौन था? मदद तो मेरी ऊपर वाले ने की, मैं तो अकेला ही गया था वहाँ पे जी जी। लेकिन अकेला गया और फिर कई लोग उसमें मेरे साथ जुड़ते गए। हाँ, अन्य कारणों से, कोई लालच से, कोई किसी और कारण से, बट एट लास्ट मतलब आपको सफलता मिली। लाकर फिर यहाँ पर हमने
यूपी में मतलब कुछ क्षत्रिय मासा वगैरह के संगठन थे, उन लोगों को ला कर दे दी थी। तो उन्होंने एक वो बनाया उनका चबूतरा और उसके अंदर वो सारा सामान रखा। तो कैसा महसूस हुआ आपको उस वक्त जब आपने ये काम किया, जो कि पॉसिबल नहीं था? और जेल के दौरान आपको जब चिढ़ाया गया, जैसा आपने बताया कि आपको चिढ़ाया गया और आपने उसके बाद ये फैसला लिया कि आप अकेले करेंगे, ये सब करने के बाद जब आप वापस आपने अपनी ज़िंदगी कहाँ से शुरू करी? देखिए, वो काम जो हो पाया उसके पीछे एक ही रीज़न है कि मैं अपने आप को ये सोचता था कि तू एक डेड बॉडी है। इसीलिए मैं ऐसी ऐसी जगह पर चला जाता था अफ़गानिस्तान में कि आप समझिए कि अफ़गानी आदमी भी वहाँ पर नहीं जाता है। हाँ, वो इतनी इंटीरियर प्लेसेस थी कंधार की या गजनी की कि वहाँ पे कोई जो अफ़गानी खुद के वहीं के जो लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे ना कबीला सिस्टम है। जैसे मान लीजिए गजनी की बात करें हम, गजनी शहर में शिया मुसलमान ज़्यादा हैं और गजनी का जो इंटीरियर प्लेसेस है वहाँ पे सुन्नी मुस्लिम ज़्यादा हैं। तो गजनी शहर का रहने वाला जो मुस्लिम ही है, जो शिया मुस्लिम है, वो 30 किलोमीटर दूर से जैसे इंटीरियर प्लेस शुरू होगी वो वहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि वो कहेगा भाई वहाँ पे अलग कबीले के लोग हैं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो मैं लेकिन सब जगह चला जाता था। मुझे जो मेरा एक वहाँ पे परिचित हो गया था, वो अमानुल्लाह, वो बोलता था कि भाई तू पागल आदमी है, कहीं पर भी घुस जाता था। तो क्योंकि मैंने ये सोच के काम करता था कि तू एक डेड बॉडी है, अगर तू यहाँ से ये काम करके जाएगा तू अपने आप को जीवित मानना ना, अदरवाइज तो तेरे को यहीं पर ही दब रह जाना। तो जब आप वो अस्थियां लेकर के भारत आए और उस विशेष समुदाय को आपने वो सौंपी, तो उस समुदाय की तरफ से आपको कोई सम्मान मिला? बिल्कुल, बहुत सम्मान मिला और बहुत प्यार करते हैं। इसका ही यही एक ऐसा काम है जिसके कारण करोड़ों की संख्या में लोग अप्रिशिएट करते हैं मुझे, प्रेम की भावना से देखते हैं। और देखिए, हमने कभी भी गलत काम नहीं किया। मैं 2.25 साल एस्केप रहा। मुझे बहुत सारे प्रेशर और बहुत सारे मौके जो अंडरवर्ल्ड था उन्होंने दिए, यहाँ तक कि जो पाकिस्तान की एजेंसी है उसने भी मेरे को ऑफ़र किया कि भाई आप हमारे साथ मिलके काम कीजिए। लेकिन ये जो 2.25 साल की एस्केपिंग है, कभी भी मैंने इसको गलत तरीके से अपने टाइम को नहीं इस्तेमाल किया, जबकि मैं चाहता तो गलत काम करके इसमें अरबों रुपया कमा सकता था। जो ये आत्मविश्वास आपके पास लौटा है और इस आत्मविश्वास ने आपको दोबारा से खड़े होने की एक प्रेरणा दी है, तो वो कैसे मिली आपको प्रेरणा? देखिए, मैंने एक बुक लिखी है जिसका आप अभी जिक्र कर रहे थे, जेल डायरी, तिहाड़ से काबुल कंधार तक है। उसको हार्पर कॉलिंस और इंडिया टुडे ने मिलकर पब्लिश किया है। वो बेस्ट सेलर भी है और उस पर एक बॉलीवुड की फिल्म भी बन रही है जो कि नेक्स्ट ईयर के अंत तक आने की संभावना है। 100 करोड़ रुपए के बजट की वो फिल्म होगी। बायोपिक भी बन रही है? हाँ, वही बायोपिक ही बन रही है। शेर सिंह राणा ही उसका नाम रहेगा शायद। वो उस बुक पर ही बायोपिक बन रही है जो जेल डायरी है। जो आप बता रहे हैं कि भाई इतना विश्वास कैसे आता है। देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि ईश्वर ने आपको जन्म दिया है और जन्म दिया है, आज तक मैंने कोई भी काम ना अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके नहीं किया, मेरे दिल में ही आता है। जितने भी काम मैं आज खुद ये सोचता हूँ कि भाई तू तिहाड़ जेल से कैसे निकल गया, निकल कर फिर ये इतने सारे पूरे काम धाम है, पासपोर्ट है, ये है वो है, वहाँ तक कैसे चला गया। मैं मन में सोचता हूँ तो मैं खुद ही घबरा जाता हूँ कि तूने ये सब हो कैसे गया। और मुझे ऐसे मन में आंसर आता है कि और भी इसके अलावा भी जो काम है, तो मन में बुद्धि का कभी यूज़ नहीं किया, मन से ही बात आती है और खुद चल पड़ता हूँ, कर देता हूँ। अभी ये जो राजनीतिक पार्टी बनाई, कई लोग बोलते हैं कि भाई देखिए, राजनीतिक झंडा बनाना इस धरती का सबसे मुश्किल काम होता है। आपको बता दूं, झंडा बनाने का मतलब ये होता है कि आप एक राज्य स्थापित कर रहे हैं। इतिहास से राज्य स्थापित करना सबसे डिफ़िकल्ट काम है। तो सबसे डिफ़िकल्ट काम की तरफ हम बढ़े हैं, क्योंकि मेरे समाज को और देश के जो अच्छा सोचने वाले लोग हैं उसको एक नए झंडे की तलाश है और ज़रूरत है। तो उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, आपने बहुत सारी बातें यहाँ पर हमारे साथ शेयर करी और इतनी अच्छी एक्सपीरियंस जो आपकी ज़िंदगी में हुए हैं, जो कि
हम सपने में भी नहीं सोच सकते। वो तमाम चीज़ें आपने की है और आपने कहा कि आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, आपके दिल में जो आया, आपके दिल ने जो कहा वो आपने किया। तो आपके दिल ने आपको बहुत अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ने की एक कवायद दी है और आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और 2022 में जो भी चुनाव होगा उसमें आपको जीत हासिल हो, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खास मुलाकात में आपने देखा हमारे साथ शेर सिंह राणा जी थे, जो कि कई वजहों से सुर्खियों में रहे और जिन्होंने बहुत मुश्किलों भरा सफ़र लेकर के आगे अपने जीवन को बढ़ाया और इतना आत्मविश्वास के साथ आज एक नई पार्टी का गठन किया है और उस पार्टी को बहुत आगे ले जाने की सोच और क्षमता रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो खास मुलाकात में आज के लिए हमारे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।